आमतौर पर जब भी हम कंप्यूटर्स के बारे में सोचते हैं तो हम ज्यादातर डेस्कटॉप या लैपटॉप की कल्पना करने लगते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि इनमें स्टोरेज और डेटा प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के जरिए होती है। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC 1945 में बना था और तब से लेकर आज तक कंप्यूटर्स की डेटा प्रोसेसिंग की क्षमता में अकल्पनीय सुधार हुआ है। फिर भी ये कंप्यूटर्स इंसानी दिमाग के मुकाबले कमतर ही समझे जाते हैं। सोचिए, अगर इंसानी दिमाग जैसी ताकत इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स को मिल जाए तो कैसा होगा। इसी को समझते हुए बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स निर्माण की दिशा में काफी आगे बढ़ रहा है। अगर वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो ये बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल देंगे। तो बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स या कहें बायो कंप्यूटर्स, इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए और ये कैसे एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी हो सकती है, इसके बारे में मेरे इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये बायो कंप्यूटर्स आखिरकार क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स रिसर्चर्स के लिए एक नया फील्ड है, जिसमें कंप्यूटेशनल फंक्शन को करने के लिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, कोशिकाओं यानी सेल्स और जीव यानी कि ऑर्गेनिजम्स का उपयोग करना शामिल है। ये कॉन्सेप्ट इस विचार पर आधारित है कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स बहुत ही कम ऊर्जा का उपयोग करके जटिल ऑपरेशंस कर सकते हैं और साथ ही इन सिस्टम्स को स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए इंजीनियर किया जाता है। आम शब्दों में कहें तो बायो कंप्यूटर्स जीवित सेल्स या मॉलिक्यूल से बने कंप्यूटर्स होते हैं। इन लिविंग कंपोनेंट्स को स्पेसिफिक कंप्यूटेशनल कार्य को करने के लिए इंजीनियर किया जाता है, जैसे डेटा को प्रोसेस करना या कैलकुलेशंस परफॉर्म करना। बायो कंप्यूटर्स का की एडवांटेज है कि वे अत्यधिक एनर्जी एफिशिएंट है, जिसका मतलब है कि वो कंप्यूटेशंस करने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। परंपरागत इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स जो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग पर निर्भर करते हैं, वहीं ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स पैरेलल कंप्यूटिंग करने की क्षमता रखते हैं, जिसका अर्थ है कि वो एक साथ कई सारे कंप्यूटेशंस को कर सकते हैं, जिससे तेजी से अधिक कुशल प्रोसेसिंग हो सकती है। बायो कंप्यूटर्स एक विशाल एप्लीकेशन की सीरीज प्रदान करता है, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और डेटा स्टोरेज। उदाहरण के तौर पर इसका उपयोग पानी या हवा में प्रदूषण का पता लगाना या किसी पेशेंट के महत्वपूर्ण संकेतों को मॉनिटर करना और उसे ड्रग थेरेपी देने के लिए किया जा सकता है। हालांकि ये फील्ड अभी भी अपने शुरुआती चरणों में है और इसे प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी बनने से पहले कई चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों में बायोलॉजिकल सिस्टम्स को नियंत्रित करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उपयोग करने की सुरक्षा और इसके एथिकल इम्प्लीकेशंस को सुनिश्चित करना शामिल है। इसके इतिहास की बात करें तो बायो कंप्यूटिंग का आइडिया साल 1990 के दशक के अंत में एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया गया था और 1997 में इसराइल के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक डीएनए बेस्ड कंप्यूटर बनाया, जो एक साधारण मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हल कर सकता था। तब से लेकर अब तक बायो कंप्यूटिंग के क्षेत्र में काफी प्रगति हो चुकी है, जिसमें शोधकर्ताओं ने अधिक सोफिस्टिकेटेड प्रणाली विकसित की है और नए एप्लीकेशंस की खोज भी करी है। बात करें इसके काम करने की टेक्निक की, तो बायो कंप्यूटर्स कंप्यूटेशनल कार्य को करने के लिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या कोशिकाओं यानी कि सेल्स का उपयोग करके काम करते हैं। विभिन्न प्रकार के बायो कंप्यूटर्स हैं, जिनमें हर एक के संचालन के अपने ऑपरेशंस हैं, लेकिन इसके कुछ सामान्य प्रिंसिपल है जिन पर ये काम करते हैं। पहला है डीएनए कंप्यूटिंग। डीएनए कंप्यूटिंग से गणना करने के लिए डीएनए मॉलिक्यूल्स के प्राकृतिक गुणों का उपयोग किया जाता है। डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए डीएनए स्ट्रैंड्स का उपयोग किया जाता है और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए डीएनए बेस्ड पेयरिंग नियमों का उपयोग किया जाता है। जटिल कंप्यूटिंग सर्किट्स बनाने के लिए डीएनए स्ट्रैंड्स को विभिन्न तरीके से जोड़ भी दिया जाता है। दूसरा है प्रोटीन कंप्यूटिंग। प्रोटीन कंप्यूटिंग के द्वारा कंप्यूटेशनल कार्य को करने के लिए प्रोटीन के गुणों का उपयोग किया जाता है। प्रोटीन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो विशिष्ट मॉलिक्यूल से बंधकर या कुछ केमिकल रिएक्शन का उपयोग करके उनमें सिमिलाई पैदा कर पाते हैं। इन इंटरेक्शंस को नियंत्रित करने के लिए शोधकर्ताओं ने प्रोटीन बेस्ड कंप्यूटिंग सिस्टम बनाया है। तीसरा है सेल बेस्ड कंप्यूटिंग। सेल बेस्ड कंप्यूटिंग में कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने के लिए जीवित कोशिकाओं यानी कि सेल्स का उपयोग किया जाता है। सेल्स को विशिष्ट कार्य करने के लिए इंजीनियर किया जा सकता है, जैसे कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति का पता लगाना या उनके वातावरण के अनुसार परिवर्तन का जवाब देना। फिर इन सेल्स को एक कंप्यूटिंग सिस्टम बनाने के लिए जोड़ दिया जाता है।
अब बात करते हैं इसकी क्षमताओं की। एक बार जब आप एक सिंगल बायोलॉजिकल सेल को प्रोग्राम कर देते हैं तो केवल न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस और लैब टेक टाइम की लागत से अरबों सेल्स को विकसित किया जा सकता है। यहाँ ये भी अनुमान लगाया गया है कि बायो कंप्यूटर्स वास्तव में अपने इलेक्ट्रॉनिक समकक्षों की तुलना में और अधिक विश्वसनीय हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इस बारे में सोच सकते हैं कि कैसे लाखों कोशिकाएं मर जाने के बाद भी हमारा शरीर जीवित रहता है, लेकिन तारों से बना हमारा कंप्यूटर अगर एक भी तार टूट जाए तो काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा हर एक सेल की अपनी खुद की एक मिनी फैक्ट्री होती है, इसलिए एक बार इसे प्रोग्राम करने के बाद यह किसी भी बायोलॉजिकल केमिकल को सिंथेसाइज कर सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रोग्राम सेल्स, जो कैंसर से लड़ने या फिर डायबिटिक के ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन पहुंचाने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। हालांकि ये फील्ड अभी भी अपनी शुरुआती चरणों में है और इसे प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी बनने से पहले कई चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर पहली चुनौती आ जाती है डेटा इंटीग्रेशन और एनालिसिस। विभिन्न तकनीकों द्वारा उत्पन्न बायोलॉजिकल डेटा की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है और इन सारे डेटा का विश्लेषण यानी एनालिसिस करना, इनको स्टोर करना और इनको इंटीग्रेट करने के लिए एफिशिएंट टूल्स और एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है, जिसकी अभी काफी कमी है। दूसरा है डेटा क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो रहे डेटा के हेटेरोजेनस नेचर के कारण बायोलॉजिकल डेटा की क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इससे डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में एरर भी आ सकती है। तीसरा है प्रिडिक्शन एक्यूरेसी, जहां बायोकंप्यूटर्स मॉडल्स और एल्गोरिथम अक्सर जटिल या कहीं कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और इसमें कई धारणाएं भी शामिल होती हैं। इस धारणाओं से भविष्यवाणी की सटीकता में एरर हो सकती है। चौथा है वैलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स। बायो कंप्यूटिंग के परिणामों को एक वैलिडेटेड एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है, जो समय लेने वाली प्रक्रिया है और महंगी हो जाती है। पांचवा है एथिक्स और प्राइवेसी। बायो कंप्यूटिंग में अक्सर पर्सनल डेटा का उपयोग शामिल होता है, जिससे ये सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि डेटा का उपयोग एथिकली किया जा रहा है। छठा है इंटरडिपेंडेंसी कोलैबोरेशन। बायो कंप्यूटिंग में बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों के शोधकर्ताओं के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है, जिससे ये भाषा और संस्कृति में अंतर के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सातवां है हार्डवेयर लिमिटेशंस। बायो कंप्यूटिंग के लिए उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटिंग संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो महंगा हो सकता है और सभी शोधकर्ताओं के लिए ये उपलब्ध भी नहीं होता। आठवां है कीपिंग अप विद एडवांसमेंट, यानी उन्नति के साथ बने रहना। बायो कंप्यूटिंग एक तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है और इस कंपटीशन में बने रहने के लिए शोधकर्ताओं को टेक्नोलॉजी और मेथोडोलॉजी में नए विकास के साथ साथ बने रहने की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर कहें तो बायो कंप्यूटिंग बायोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए काफी संभावनाएं लेकर आया है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं जिन्हें पूरी तरह से समझने की अभी काफी जरूरत है। अब जानते हैं बायो कंप्यूटिंग आज कैसे उपयोग में आ रहा है। बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स पर्सनल कंप्यूटर्स के तौर में उतने प्रभावशाली नहीं हैं। इस लेटेस्ट क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कई कंपनीज आज के समय पर काम कर रही है। सिलिकॉन वैली की स्टार्टअप कंपनी सिंथिको के फाउंडर्स बायोलॉजिस्ट तो नहीं है, पर ये दोनों भाई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उन्होंने 2012 में इस कंपनी को बनाया था, जिसका लक्ष्य है दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए जीनोमी इंजीनियरिंग को सुलभ और सस्ता बनाना। सिंथिको का प्रमुख उत्पाद है CRISPR प्लेटफॉर्म, जो शोधकर्ताओं को जीनोमी इंजीनियरिंग के लिए उपकरणों और सेवाओं की श्रृंखला प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म में सिंथेटिक सिंगल गाइड RNA प्रोडक्ट्स, CRISPR जीन एडिटिंग किट्स और CRISPR एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन और अनुकूलता के लिए सॉफ्टवेयर टूल्स शामिल करना है। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट फॉरे। माइक्रोसॉफ्ट ने 2017 में हेल्थ केयर नेक्स्ट की पहल करके इस क्षेत्र में प्रमुख कदम उठाया था। इस पहल का पहला उद्देश्य है हेल्थ केयर उद्योग की भागीदारी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य तकनीकों में माइक्रोसॉफ्ट के एक्सपर्ट को साथ लाकर नई हेल्थ केयर तकनीकों के विकास में तेजी लाना। इनके कुछ उत्पाद और सेवाएं हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट जीनोमिक्स, माइक्रोसॉफ्ट हेल्थ केयर बॉट, माइक्रोसॉफ्ट इनर आई, प्रोजेक्ट हैनोवर और एश्योर फॉर रिसर्च। CRISPR का उपयोग करके
वैज्ञानिक एक सेल को एक बायो कंप्यूटर्स में बदलने की क्षमता रखते हैं। इसमें स्पेसिफिक जेनेटिक कोड्स को लेकर उसे कंपटीशन करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, जो एक विशेष प्रोटीन का उत्पादन करेगा। ये रिसर्च सेल में एक शक्तिशाली कंप्यूटर्स का कारण बन सकता है, जो बीमारियों का पता लगा सकता है और उनका इलाज भी कर सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि भविष्य में इन सेल्स को बायोमेकर्स के लिए स्कैन करने के लिए प्रोग्राम भी किया जा सकता है, जो रोग की उपस्थिति का संकेत भी देगा। अगर सारे मापदंडों को पूरा किया जाता है तो ये वही सेल्स हैं जो प्रोटीन को बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकती है, जो रोग का इलाज करने में मदद करेगी। एक माइक्रो टिश्यू में अरबों कोशिकाएं हो सकती हैं, और वो भी सभी अपने खुद के डुअल कोर प्रोसेसर के साथ। ये कंप्यूटिंग पावर हमें वो दिशा दिखा रही है जो आज के तौर पर डिजिटल सुपर कंप्यूटर के बराबर है। अब तक बायो कंप्यूटिंग के काम ने डीएनए बेस्ड सिस्टम पर ही फोकस किया है, क्योंकि इस पॉइंट पर जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रगति को संभव बनाने के लिए पर्याप्त समझी जाती थी, भले ही इसके सभी रहस्य अभी हमें पता ना हो। इन रहस्यों से निपटने के लिए कई और बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जैसे कि नर्व सेल्स। भविष्य में डीएनए बेस्ड सिस्टम्स के लिए बायो कंप्यूटर्स को विकसित करने के बाद इसे न्यूरोकेमिस्ट्री में लागू करने की उम्मीद की जा रही है। बायो कंप्यूटिंग से जुड़ी कुछ जानकारी इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश करी गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं, और साथ ही आप किस विषय के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं उस विषय को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मैं मिलती हूँ किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।